नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फुकेट दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस की खबर है। हवा में जोरदार झटकों से कई यात्री घायल हो गए, तो पायलट ने सुरक्षित विमान की लैंडिंग करा दी। घटना की जांच में एयर इंडिया जुट गई है। तो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई, जिससे विमान में बैठे लोगों में डर का माहौल बन गया। खराब मौसम के बीच विमान को जोरदार झटके लगे, जिसके कारण कई यात्री और कुछ कैबिन क्रू सदस्य घायल हो गए। तो एयरलाइन के मुताबिक पायलट ने स्थिति को संभालते हुए विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। यात्रियों के उतरते ही घायलों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान को भी हल्का नुकसान पहुंचा है और उसकी तकनीकी जांच कराई जा रही है। एयर इंडिया ने कहा है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं E20 पेट्रोल को लेकर आज का दिन काफी अहम है। देश की राजधानी दिल्ली में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर आज बड़ा सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पीएम हाउस तक मार्च का ऐलान कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट यूनियन भी E20 पेट्रोल के विरोध में संसद की ओर कूच करने की तैयारी में नजर आया। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि E20 पेट्रोल को पूरे देश में लागू करने का फैसला आम लोगों और करोड़ों वाहन मालिकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने इस फैसले से पहले पर्याप्त चर्चा नहीं की और पुराने वाहनों पर इसके असर को लेकर लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज किया। इसी मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पीएम हाउस के लिए निकले, लेकिन रास्ते में केजरीवाल के मार्च को पुलिस ने फिरोज शाह रोड पर रोक लिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोगों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट करके देशवासियों के ऊपर थोप रहे हैं, देशवासियों की गाड़ियां खराब कर रहे हैं। ये सही नहीं है। तो इस बारे में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। आज वो चिट्ठी लेके प्रधानमंत्री जी को सौंपने के लिए हम जाएंगे। सर, अगर नहीं जैसे देखते हैं कहाँ रोकते हैं, क्या कहते हैं वो लोग। मुझे उम्मीद है कि नहीं रोकेंगे वो। दोस्तों, ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है, लेकिन उनके देश में खपत नहीं है। जो इथेनॉल बनता है वो एक तरह से कूड़े में चला जाता है। तो ट्रंप ने दबाव डाला है मोदी जी के ऊपर कि आप अमेरिका का इथेनॉल खरीदिए। तो ट्रंप के सामने मोदी जी की चलती नहीं है। तो इस साल $2.5 बिलियन का 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदने की तैयारी है और वो सारा आपकी गाड़ियों में ठूसा जाएगा। तो ट्रंप की गुलामी की वजह से आज हमारी 30 करोड़ के करीब गाड़ियां हैं। लगभग 22 करोड़ तो टू व्हीलर हैं, 8 करोड़ कार हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उनमें इथेनॉल का पेट्रोल ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप ये सब मत कीजिए। बाहर 100 के करीब लोग खड़े हैं जो विक्टिम्स हैं, जिनकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं और जिनकी माइलेज ख़राब है, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। 2,33,238 लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं प्रधानमंत्री को। वो चिट्ठियां सौंप। वहीं दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि E20 पेट्रोल के खिलाफ पीएम आवास तक प्रस्तावित मार्च के लिए ना तो कोई अनुमति मांगी गई है और ना ही कोई अनुमति दी गई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया था कि वो मंगलवार को 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल ने इस मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं मांगी है और पुलिस ने भी किसी तरह की इजाजत नहीं दी थी। दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू है। ऐसे में पीएम आवास तक कोई मार्च नहीं होने दिया जाएगा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो E20 पेट्रोल के खिलाफ लोगों की तरफ से साइन की गई पिटीशन खुद पीएम को सौंपने जाएंगे। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल लोगों पर थोप रही है ताकि अमेरिका से एथेनॉल खरीदा जा सके। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को अपनी गाड़ियों में कई दिक्कतें आ रही है, फिर भी सरकार ये नीति जारी रखे हुए है, जिससे साफ है कि इसके पीछे कोई और मकसद है। वहीं दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि पूरा मामला कांग्रेस और आप के बीच खुद को नंबर 1 अराजकतावादी साबित करने की होड़ का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पीएम आवास पर प्रदर्शन के बाद केजरीवाल पीछे रह गए थे। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बिना इजाजत मार्च का ऐलान किया।
मल्होत्रा ने यह भी कहा कि पहले हंगामा खड़ा करना और फिर खुद को पीड़ित बताना केजरीवाल का पुराना तरीका रहा है और मंगलवार को भी पुलिस के रोकने पर वो यही करेंगे। वहीं केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने पिछले महीने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों के विकल्प देने और दाम घटाने की मांग की थी। उनका दावा है कि इस मुद्दे पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन साइन की है। साथ ही पिछले हफ्ते हुई एथेनॉल टाउन हॉल को उन्होंने बड़ी कामयाबी बताया। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, E20 पेट्रोल नीति का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ नजर आ रहा है। आज राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पीएम आवास की तरफ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। फिरोज शाह रोड पर उन्हें रोक दिया गया। अब वो धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है वो देश हित में नहीं है, बल्कि अमेरिका से E20 पेट्रोल खरीदने को लेकर ये फैसला लिया गया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ये मुद्दा भी अपने आप में बहुत बड़ा होता जा रहा दिनों दिन, क्योंकि इसको लेके सीजेपी की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि दूसरा आंदोलन अगर हमारा छिड़ेगा तो E20 के खिलाफ ही छिड़ेगा। इसके अलावा देश भर की जितनी भी छोटी बड़ी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, उनका भी विरोध इस बात को लेके है। उनके अलावा आम जनता से अगर पूछो तो ये मैसेज मुझे लग रहा है पूरे देश के सभी के घरों में दस्तक दे चुका है और ये बता चुका है कि आपकी गाड़ियों में जो डीजल डल रहा है, पेट्रोल डल रहा है, उसमें मिलावट है 20%। और ये बात अदा कदा मुझे लगता है कि जो कंपनियां हैं उन्होंने भी ये भरम फैला दिया है, या फिर सच्चाई इस पे तो भगवान ही जाने, लेकिन ये बात आ गई है कि जो गाड़ियां साल भर पहले आई हैं और 3-4 महीने जिस गाड़ी में E20 पर पड़ चुका है तेल, तो उसका माइलेज खत्म हो गया है। और ये सर्विस सेंटर वालों ने भी इस चीज को बताया है कि ये चीजें हैं, लेकिन सरकार इस बात को मानने को राजी नहीं है। अब इसमें जो विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है केजरीवाल द्वारा, तो देखिए लगातार हो रहा है। कल बच्चों का मैंने देखा है कि झारखंड में भी ये प्रदर्शन चल रहा है और उसके बाद जंतर मंतर पे भी है। अब एक केजरीवाल भी जा रहे हैं। इसमें देखते हैं कि उनके साथ में जुटान कितना होता है, किस तरीके से हो रहा है। लेकिन सरकार अपना बचाव के लिए सबसे बड़ी बात ये निकल के आती कि उस समस्या पे सुधार के लिए, समाधान के लिए, विमर्श के लिए करने के बजाय आंदोलन का और जितने प्रोटेस्टर है उनका उपहास उड़ाने लगते हैं। मुद्दा है बड़ा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस मुद्दे को बैठ के कम से कम मंत्रणा होनी चाहिए। जैसे केजरीवाल साहब ने कहा कि मैंने 1-2 मरतबा प्रधानमंत्री को लिखित में भी एक लेटर भेजा है कि मुझे मिलने का टाइम दिया जाए, मैं कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूँ E20 पे। लेकिन वो सब चीजें हो नहीं पा रही हैं। प्रधानमंत्री उनसे मिलके नहीं दे, लेकिन उसके जब मिलने का समय नहीं मिला तो उन्होंने प्रोटेस्ट को चुनाव किया। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो केजरीवाल को शुरू से धरना कुमार, प्रदर्शन कुमार, इस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगते रहे। उनकी राजनीति ही आंदोलन से, धरना प्रदर्शन से शुरू हुई है। तो मुझे लग रहा अपने ट्रैक जो है उनका पुराना वो तो छोड़ेंगे नहीं जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर E20 की बात की जाए तो जिस तरीके से अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि नितिन गडकरी के खिलाफ तहसीन पुणेवाला ने भी एक मुहिम यहाँ पर छेड़ रखी थी और बार बार वो इस बात को दोहरा रहे थे कि E20 पेट्रोल आप ला रहे हैं, लाइए, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका भी विकल्प दीजिए पेट्रोल पंप पर। और यही मांग दोहराते हुए अरविंद केजरीवाल भी नजर आए हैं। विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे पर अलग अलग तरीके से सरकार पर निशाना साध रहा है और सरकार के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब इस तरीके की कोई नीति लागू करनी थी तो उससे पहले मंथन होना चाहिए था। गाड़ियों में वो फ्यूल कितना कारगर साबित होगा इसको लेकर मंथन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक तरह से इस पेट्रोल को आम जनमानस पर थोप दिया गया है, जिससे उनकी गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। रमेश जी सुन पा रहे हैं? जी जी जी। तो रमेश जी, जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि लोगों पर इस E20 पेट्रोल को थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे पहले मंथन करना चाहिए था। देखो इसको पूरे मैं समझाता हूँ आपको। ये है क्या, देखो इस समय
कच्चा क्रूड ऑयल जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं उसके दाम बहुत घटे हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ईंधनों के, पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए, वो नहीं घटाए जा रहे हैं। दूसरा ये और आज की खबर है, जो विमानों में जो तेल डाला जाता है उसको 11% उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। यानी कि वो जो ईंधन है एयर वाला, उसमें वृद्धि कर दी गई है। अब बात आ जाती है जो नॉर्मल तेल है, तो उसमें जनता की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मांग काफी लंबे समय से उठाई जा रही है कि इस समय स्थितियां भी सामान हो गई हैं, कच्चा तेल आराम से आ रहा है, लेकिन सस्ते होने के बावजूद भी यहाँ पे रेट नहीं घटाए जा रहे हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा जैसे तहसीन पूनावाला की आपने जिक्र करा, वो क्या, उनसे जुड़े कई और नेता इस बात को लेके, इस मुद्दे को लेके कई समय से उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई माकूल, कोई मुकम्मल, कोई ऐसा जवाब निकल के नहीं आ पा रहा है कि ये इतना जो विरोध हो रहा है और इतनी जो भ्रांतियां जो फैली हुई हैं उसको दूर की जा सकती है। अब हो सकता है कि केजरीवाल साहब का जो धरना प्रदर्शन है इस आवाज में वो और बुलंद करे। हो सकता है कि इसके बाद सरकार तक बात पहुंचे और सरकार मजबूर हो, जिस तरीके से सीजेपी वालों ने इस्तीफा मांगा था और मजबूर हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसमें इस्तीफे की तो मांग अभी नहीं आई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है जो आपने नीति जो बनाई है G20 को लेके, उसको आप खत्म करो। अगर नहीं करते उसको रिवाइव करो, उसके कम से कम उस पे जो कमियां खामियां हैं पूरे देश भर से की लाखों इसके ऊपर कोर्ट कचहरियों में कंप्लेनें जा चुकी हैं, थानों में कंप्लेनें जा रही हैं, नेताओं के पास कंप्लेनें जा रही हैं, किसी भी कंप्लेन पे कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां मजबूरन, उनको बाहर निकलना पड़ रहा है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो E20 पेट्रोल नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और फिरोज शाह रोड पर अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। तो E20 पेट्रोल को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हो हल्ला देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से PM आवास की तरफ एक मार्च निकाला गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। फिरोज शाह रोड पर उन्हें रोका गया, जहां वो अपने समर्थकों और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन विवादों में घिर गए हैं। एक रैली के दौरान कथित तौर पर अभिनेत्री त्रिशा को लेकर किए गए एक अभद्र बयान पर उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। इस मामले में उदयनिधि को डिटेन कर लिया गया है। उनके खिलाफ पुलिस ने 6 धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं उदयनिधि ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित कदम बताया। तमिलनाडु पुलिस जब उन्हें डिटेन कर ले जा रही थी तो वो कहते हुए नजर आए कि पुलिस की यह कार्रवाई बदले की कार्रवाई है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि के कथित बयान पर FIR दर्ज की है। BNS की धारा 196, 192, 352, 79, 296B, 61 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें, उदयनिधि स्टालिन के बयान की जमकर आलोचना हो रही है। सत्तारूढ़ TVK पार्टी ने DMK नेता को आड़े हाथों लिया है और माफी की मांग की है। TVK नेता अधव अर्जुन ने उदयनिधि को अश्लील कहते हुए राजनीतिक स्तर गिराने और महिला का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उदयनिधि के भाषण को अश्लील और द्विअर्थी बताते हुए कहा कि DMK नेता अपनी अश्लील भाषा और डबल मीनिंग भाषणों से अन्नादुरई के आंदोलन और उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं। उदयनिधि के बयान महिलाओं के प्रति उनकी घटिया सोच को दर्शाते हैं। तमिलनाडु की कोई माँ बहन या माता पिता सार्वजनिक जीवन में इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं करेंगे। महिला वोटर्स पहले भी DMK को खारिज कर चुकी हैं। इस तरह की बयानबाजी पर वो उदयनिधि का तमिलनाडु की राजनीति से सुपड़ा साफ कर देंगी। हालांकि DMK ने अपने नेता का बचाव किया है। पूर्व नेता T मानो
थंगराज ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि कावेरी जल विवाद और किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन कावेरी जल विवाद को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा और तमिलनाडु के लिए कावेरी के पानी के उचित प्रबंध को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की। इसी दौरान भीड़ ने त्रिशा त्रिशा के नारे लगाने शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि इसी दौरान स्टालिन ने भीड़ से पूछा कि वो त्रिशा के नारे क्यों लगा रहे हैं और इस दौरान द्विअर्थीय बयान भी दिया और अभद्र इशारा भी किया। वहीं सावन के पावन महीने में जहां शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वहीं कस्बे के मोहल्ला मुजव्वरान में नन्हे बच्चों की अनोखी शिव भक्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई। बच्चों ने कुएं की मुंडेर पर स्थापित भगवान शिव की पिंडी को अपनी श्रद्धा, मेहनत और कल्पनाशीलता से ऐसा दिव्य स्वरूप दिया कि ये स्थान अब भव्य शिव मंदिर जैसा नजर आने लगा है। सावन के प्रथम सोमवार पर बच्चों ने भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया। इस दौरान सिक्कों से तैयार किया गया शिव स्वरूप श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बन गया। सिक्कों से सजे महाकाल के दर्शन के लिए दिन भर लोगों की भीड़ जुटी रही और सभी ने बच्चों की भक्ति और प्रयास की सराहना की। पूजन के बाद बच्चों ने श्रद्धालुओं को खीर का प्रसाद वितरित किया। ढोल ताशों की गूंज और हर हर महादेव के जयकारों के बीच महाकाल की आरती की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार शुरुआत में कुछ बच्चे ही यहाँ पूजा करते थे, लेकिन उनकी श्रद्धा देखकर अब बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और राहगीर दर्शनों के लिए पहुंचने लगे हैं। प्रतिदिन बदलते शिव श्रृंगार, भजन कीर्तन और आरती के कारण ये स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। आज के दौर में जब बच्चे मोबाइल और डिजिटल दुनिया में अधिक समय बिताते हैं, ऐसे समय में इन नन्हे भक्तों की भक्ति, संस्कार और सेवा का अनूठा उदाहरण पेश किया है। बच्चों ने संदेश दिया है कि सच्ची श्रद्धा के लिए बड़े साधनों की नहीं, बल्कि साफ मन और मजबूत विश्वास की जरूरत होती है। वहीं महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर शामली पुलिस की तरफ से मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना है। पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति टीमों की तरफ से विद्यालयों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और ग्राम सभाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, उनके कानूनी अधिकारों, गुड टच, बैड टच, आत्मरक्षा के उपायों और उत्पीड़न की स्थिति में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया जा रहा है। अभियान में साइबर सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस टीमों ने ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और मैसेजेस, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल, बैंकिंग फ्रॉड, OTP और निजी जानकारी साझा न करने को लेकर लोगों को जागरूक किया। शामली पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति, उत्पीड़न या साइबर अपराध की घटना में बिना झिझक पुलिस और हेल्पलाइन सेवाओं की मदद लें। पुलिस ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं बुलंदशहर में एक किसान की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय किसान मुकेश सोलंकी गांव के बाहर शमशान के पास स्थित अपने खेत पर टहलने गए थे। इसी दौरान कार सवार एक हमलावर ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने किसान पर एक के बाद एक 3 राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और हमलावर की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। देखिए, चोला थाना क्षेत्र का दाऊदपुर गांव है, जहां पे मुकेश की हत्या की सूचना मिली थी। सबसे पहले 112 को हम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे जितने भी थे आए। अभी जब जानकारी मिली, वो मृतक का नाम मुकेश है, जिनको फायर आर्म्स की चोटें लगी हैं। यहाँ पे मौके पर एक जो विवाद की जानकारी इनके बड़े भाई प्रताप सिंह द्वारा दी जा रही थी। उसके मुताबिक एक ग्राम समाज की ज़मीन है जिसपे कि मरघट बन रहा था और उसकी मैं देख रहा हूँ कच्ची ईंटें और मिट्टी पड़ी हुई है सर काफ़ी। उस निर्माण के दौरान ही बता रहे हैं कुछ ज़मीन ग्राम समाज करके की ज़मीनें आ रही थी दूसरे पक्ष की। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं एक गाय को ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी दौरान हिंदू रक्षा दल की महिला कार्यकर्ता ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उन पर गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि महिला कार्यकर्ता ने महिलाओं के साथ मारपीट की। घटना के बाद संबंधित महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद मामला चर्चाओं का विषय बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गाय को ले जाने की वास्तविक वजह क्या थी और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। मेरठ रोड पर बने अनाधिकृत निर्माणों पर जीडीए की परिवर्तन टीम ने बुलडोजर चलाकर कई निर्माणों को ध्वस्त किया, जबकि कुछ निर्माणों को सील भी किया गया। जीडीए की ओर से जारी वीडियो में कार्रवाई का पूरा दृश्य सामने आया है। प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(1) के तहत सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जीडीए अधिकारियों ने बताया कि संबंधित निर्माणकर्ताओं को पहले ही कार्य रोकने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण जारी रखा गया। आदेशों की अवहेलना करने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को हटाया। अभियान के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। मौके पर सहायक अभियंता, अवर अभियंता, परिवर्तन जोन 3 की टीम, प्राधिकरण, पुलिस बल और प्रवर्तन दस्ता मौजूद रहा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने साफ किया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ धारा 27 और 28 के तहत सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर उद्यमियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण की ACEO सौम्या श्रीवास्तव ने की। इस दौरान उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों में आ रही विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। उद्यमियों ने सीवर, ड्रेनेज, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। इसके अलावा उद्योगों और लंबित मामलों के निपटारे के लिए OTS योजना लागू करने का मुद्दा भी उठाया गया। बैठक में सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से NOC और अन्य जरूरी दस्तावेजों की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन ने इकोटेक 3 को आदर्श औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित करने और सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने का सुझाव दिया। उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, वेंडिंग जोन की व्यवस्था और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की मांग रखी। ACEO सौम्य श्रीवास्तव ने भी सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकास और बेहतर सुविधाओं के लिए प्राधिकरण लगातार काम कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।